सी द बैड इनसाइड योर सेल्फ एंड सी द गुड इनसाइड अदर्स। जनरली होता ही है कि हमें अपने अंदर तो सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं लेकिन सामने वाले के अंदर सारी बुराइयाँ, जबकि इमाम अली का कहना है कि अपने अंदर हमेशा बुराई खोजो। क्यों खोजो? क्योंकि तुम अपने को अच्छा कर सको, और दूसरों के अंदर अच्छाई देखो ताकि तुम कभी उनसे लड़ाई मत कर सको। तो आगे हम आज बात करेंगे द अमेरिकन स्कॉलर पे, जो कि एक स्पीच है, ठीक है। इसको दिया था राल्फ वाल्डो एमर्सन ने, ठीक है। द अमेरिकन स्कॉलर इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर की तरीके से पढ़ाया जाता है। इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। नेट में भी आ चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस। इसलिए लिटरेचर में हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि द अमेरिकन स्कॉलर से कई सारे जो राइटर्स हैं, कई सारे लोग हैं, इन लोग पर बहुत अच्छा असर पड़ा था, ठीक है। लिखने में बहुत बड़ा चेंज आया था इस स्पीच के बाद उनकी। तो और राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कई सारी राइटिंग्स भी हैं उनकी, ठीक है। द अमेरिकन स्कॉलर इज़ अ वंडरफुल स्पीच। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कब और क्यों डिलीवर की गई थी स्पीच, ठीक है। सो ये जो है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने 31 अगस्त 1837 को फाई बीटा कप्पा सोसाइटी, ये एक हार्वर्ड कॉलेज की एक सोसाइटी है, वहाँ पे ये गए थे डिलीवर करने। एक्चुअली इनको बुलाया गया था, इन्होंने एक वर्क लिखा था अपना नेचर, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क माना जाता है, मतलब कि कहते नहीं है जब आप देखा होगा डांस इंडिया डांस देखते हो या कुछ और की आज स्टेज टूट जाएगा, मतलब कि इंसान की तारीफ में बोला जाता है ना, स्टेज नहीं थोड़ा स्टेज पे आग लग जाएगी, ऐसा परफॉर्मेंस होगा। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? अप्रिसिएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी बोला गया ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, यानी कि बहुत बढ़िया वर्क था उनका नेचर। उस पर वो अपना जब कभी भी कोई राइटर वगैरह कोई नया काम लिखता था, कोई नया वर्क लिखता था, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, उस पर कभी ना कभी उस राइटर को बुलाया जाता था। तो इसीलिए इनको भी बुलाया गया था ताकि वो बता सके कि इन्होंने अपने इस वर्क में क्या किया है, ठीक है। अच्छा, इस वर्क में इन्होंने इस्टेब्लिश ये किया है कि बताया ये है कि अमेरिका की जो फ्लेजलिंग सोसाइटी है, यानी कि ऐसी सोसाइटी है जो कि अभी रोज़गार ढूंढ रही है, ठीक है, ओके, यानी कि जितने भी यूथ्स हैं उनसे वो जनरली बात करना चाह रहे थे इस वर्क के ज़रिए, ठीक। तो ये तो हो गया नेचर में क्या बताना चाह रहे थे। अब हम स्पीच की बात करते हैं कि वो उन्होंने इतनी मोटिवेशनल स्पीच क्यों दी। तो एक्चुअली 60 ईयर्स हो चुके थे अमेरिकन कल्चर को इंडिपेंडेंस लिए हुए, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका जो था, अमेरिकन कल्चर जो था वो यूरोप के अंडर में बहुत था। यूरोप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसका अपना कुछ भी नहीं था। जो यूरोप के कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ जो कहते थे, ये लोग उसी कल्चर को फॉलो करते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। तो एमर्सन ने अपना एक विज़न रखा सबके सामने, अपनी एक फिलॉसफी रखी सबके सामने, ताकि वो लोग क्या करें, एस्केप उस उनके जो लिड्स हैं, उनके जो आयरन लिड्स हैं, यानी कि उनके जो बंधन है यूरोप कंट्रीज़ की, उनसे बाहर निकल सके, ओके, और बिल्ड कर सके एक नया अमेरिकन कल्चर, डिस्टिंक्ट अमेरिकन कल्चर जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो ये मकसद था उनका ये स्पीच का, ओके। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हैं, तो समरी पे बात करेंगे। तो इन्होंने इसमें रोमांटिक और ट्रांसीडेंटलिस्ट व्यूज़ रखे हैं। ट्रांसीडेंटलिस्ट कहते हैं कि किसी भी बात को रीज़न के साथ समझना, मतलब कि जनरली किसी चीज़ को ऐसे ही ना एक्सेप्ट कर लेना, बल्कि रीज़न के साथ। तो एक ट्रांसीडेंटलिस्ट व्यूज़ इनके हैं, हर चीज़ को समझ के ही अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के उन्होंने व्यूज़ रखे हैं। रोमांटिक व्यूज़, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर लवर्स वाला रोमांस नहीं है। रोमांटिक का मतलब है नेचर से, ठीक है। अगर आप रोमांटिक मूवमेंट पढ़ोगे तो भी वहाँ समझ में आएगा आपको कि रोमांटिक मूवमेंट नेचर के प्रति लोगों को तरफ बुलाना था, ठीक है। तो नेचर के लिए इन्होंने जागरूक कराया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचर से सीखिए, नेचर की तरफ बढ़िए तो इंसान वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेगा, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने ट्रांसीडेंटलिस्ट और रोमांटिक व्यूज़ रखे हैं इसमें, ठीक है। अमेरिकन स्कॉलर का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पे ये एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं स्पीच, तो इनके सामने सब क्या हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं सब। तो स्कॉलर्स के बीच में बैठ के इतनी बढ़िया स्पीच देना, समझ सकते हो आप। तो उसी को वहाँ पे वो उन स्कॉलर्स के बीच में वो ये बताना चाह रहे थे कि एक अमेरिका के स्कॉलर को करना क्या चाहिए, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए,
उसको किस किस चीज़ से सीखना चाहिए, उसके दिमाग में किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो वो ये सारा बता रहे हैं इस स्पीच में। तो की पॉइंट्स ये है कि उन्होंने जनरली यानी ओवरव्यू देखे, अगर आप ओवरव्यू कहते हैं कि ऊपर से आप देखें जो आपको एक साथ सब कुछ दिखाई दे, तो एक साथ अगर आप देखोगे तो की पॉइंट्स इसके मेन सारे उनका सार जो है वो ये है कि उन्होंने बताया, लोगों को समझाना चाहा कि भाई समझो कि जिस तरीके से हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं ना, फिंगर्स होती हैं, यार सारी फिंगर्स हैं तो एक हैंड में ना, इसी तरीके से हम सब जितने बैठे हैं यहाँ पे वो सब हैं तो अलग अलग, लेकिन सब एक ही चीज़ का हिस्सा है, फ्रैगमेंट्स हैं, वी ऑल आर फ्रैगमेंट्स, बट हम लोग सब लोग मिलके एक हैं, उसका नाम क्या है, मैनकाइंड। जैसे हमारा हाथ है वैसे ही मैनकाइंड है, हाथ में उंगलियां हैं वैसे ही मैनकाइंड के हम लोग अलग अलग क्रिएचर्स हैं। इस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट करना चाहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि भाई एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान, जनरल इंसान की बात कर रहा है कि एक कॉमन इंसान दो स्टेट्स में पाया जा सकता है, यानी कि एक इंसान जो जिंदगी गुजारता है वो दो तरीके की गुजार सकता है, या तो वो अपनी बिजी स्टेट में रहता है या फिर वो बिल्कुल राइट स्टेट में रहता है। बिजी स्टेट और राइट स्टेट का क्या मतलब है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि बिजी स्टेट का मतलब ये है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में, ठीक है, अपने मोनोटोनस एक्शन में, नहीं बोरिंग काम जो वो करता रहता है सुबह से शाम तक, उसी में वो घिरा रहता है, ठीक है, ओके, उसी में डिवाइडेड रहता है, डिजेनरेट रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ राइट हैंड का मतलब उन्होंने ये बताया कि एक इंसान जो प्रोफेशन तो निभा रहा है लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है, मानव है, एक मैन है। तो राइट स्टेट का मतलब है कि जब इंसान जिंदगी ऐसी जी रहा है कि वो ही इज एलिवेटेड टू मैन, ओके, वेदर ही इज अ डॉक्टर, वेदर ही इज एन इंजीनियर, वेदर ही इज अ टीचर, ओके, वट एवर ही इज, उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो नहीं खोना चाहिए उसकी, ठीक है। तो एक स्टेट बताई इन्होंने बिजी स्टेट, जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनलिज्म में खोया रहता है, ठीक है, उसी में घिरा रहता है। सेकंड स्टेट बताया कि जब इंसान एलिवेट होता है, मैन के फिलॉसफी को, मैन के प्रिंसिपल्स को समझता है, एक मीनिंगलेस जिंदगी नहीं जीता है, मीनिंगफुल जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने माइंड के हायर स्टेट तक जाना है, ऑब्वियसली सारे स्कॉलर्स ही बैठे थे उनके सामने, तो एक स्कॉलर को वो कहाँ तक पहुंचाना चाह रहे थे वो देखिए। वो कहना ये चाह रहे कि बच्चों, अगर आपको अपने माइंड के को हायर स्टेट तक ले जाना है तो आपको करना क्या होगा, जितने ओल्ड आइडियाज है उसको रिजेक्ट करो, ठीक है, ओके, और मैन थिंकिंग बनो, मतलब एक सोचने वाला इंसान बनो जो वाकई रीजन के साथ कोई चीज एक्सेप्ट करे, ठीक है, रादर देन अ मेयर थिंकर। मेयर मीन्स क्या होता है, मेयर मीन्स ओनली, केवल थिंकर मत बनो, मतलब एक होता है कि सिर्फ विचारक, सिर्फ सोचना, एक होता है मैन थिंकिंग, मतलब कि ऐसा सोचिए कि जो सबके बारे में, वो जो मैन को रिप्रेजेंट करता हो, मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन काइंड से, मैन काइंड से है पूरी, ठीक है, ओके, मानव जात के बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे वो, ठीक है। सो रादर देन अ मेयर थिंकर, और इससे भी खराब मत बनो, इससे भी खराब उन्होंने कैटेगरी क्या बताई, पैरट ऑफ अदर मैन थिंकिंग। और ऐसा ना बनो कि जो दूसरा सोच रहा है तुम भी वही सोचो। पैरट मतलब क्या होता है, तोता। तोता क्या करता है, जनरली कॉपी करता है, इमिटेट करता है। तो उन्होंने कहा कि पैरट ना बनो दूसरों की सोच का, ठीक है, और सोसाइटी का विक्टिम भी ना बनो कि सोसाइटी जो कह रही है उसको बस फॉलो करते रहो, सोसाइटी का विक्टिम भी ना बनो, ठीक है। स्लगर्ड इंटेलेक्ट, बहुत अच्छे वर्ड्स दिए हैं, उसको ऐसे ही याद करो, समझा मैंने दिया है, अब याद हो जाएगा आराम से आपको। स्लगर्ड का मतलब होता है निकम्मा, निकम्मा। इंटेलेक्ट मतलब कि इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट तो हो, अच्छी बात है, लेकिन निकम्मा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए कि भाई इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन करने को कुछ नहीं है, ऐसा फिर इंटेलेक्ट किस काम का। तो उन्होंने बोला कि इस कॉन्टिनेंट पे रहने वाले मेरे स्कॉलर्स, एक स्लगर्ड इंटेलेक्ट ना बनो, कुछ करो, ठीक है, यानी वो लोगों को जगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके मेन की पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एमर्सन के हिसाब से एक स्कॉलर के दिमाग पर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, मतलब वो किन किन चीज़ों से सीख सकता है। अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मेनली 3 चीज़ों से उन्होंने बताया कि स्कॉलर को सीखना चाहिए। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, यानी इससे वो उसको उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि स्कॉलर। तो 3 चीज़ों में सबसे पहला चीज़ उन्होंने ये बताया कि नेचर, राइट, नेचर, यानी इंसान को नेचर से सीखना चाहिए। दूसरा बताया पास्ट,
सीखना भी चाहिए और अपने आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता भी है और इन्फ्लुएंस होना भी चाहिए। ये दो बातें वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज बताई एक्शन, ठीक है। अब हम इस पर वन बाय वन बात करेंगे। नेचर से क्या बताया उन्होंने ये बताया कि नेचर की जो ब्यूटी होती है, जो वार्मथ होती है, ठीक है, जो वैरायटी होती है, वो अपने जीवन में लेके आओ, ठीक है। यानी कि जो आप लॉज के जो एक्सटर्नल लॉज देखते हो, सॉरी, नेचर के जो एक्सटर्नल लॉज देखते हो, जैसे कि सन है वो चमक रहा है, मतलब एट सेम स्पीड, ओके, और इस तरीके से ट्रीज हैं, मतलब सबका अपना अपना कोई काम है, यानी वो किसी ना किसी के काम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से नेचर की ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं काम, उससे कुछ सीखो। तो जितने भी आप नेचर के एक्सटर्नल लॉज देखोगे वो आपके आत्मा के इंटरनल लॉज हैं एक्चुअली। इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि द एक्सटर्नल लॉज ऑफ नेचर आर इंटरनल लॉज ऑफ योर सोल, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सोल की बात करो और नेचर की बात करो, ये दोनों ट्विन मैनिफेस्टेशन है, दोनों जुड़वा बहने तरीके से इसको डील करो, ठीक है। जिस तरीके से पेड़ से हम क्या सीखते हैं कि पेड़ कभी भी अपने फल खाता है क्या? नहीं खाता है, ठीक है। इसी तरीके से सूरज क्या करता है? दूसरों को रोशनी देता है, गॉट इट, ओके। इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें हैं नेचर में जिससे आप समझ सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से नेचर से सीखना चाहिए, इसका इन्फ्लुएंस एक स्कॉलर पर होना चाहिए, गॉट इट। एक लिंक होता है स्कॉलर की सोल का नेचर के साथ, गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट से, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने मेनली बताया कि जो पास्ट है उसका असर कैसे होता है। स्कॉलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइंड ऑफ द पास्ट, ठीक है। और ये जो पास्ट है ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप सीख सकते हो पास्ट से? तो आपके कल्चर में, आपके सिविलाइजेशन में, ठीक है। लिटरेचर जो आप पढ़ते हो, आर्ट जो आप सीख रहे हो, ये रिलीजन जो आपके पास है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कल्चर, सिविलाइजेशन, यानी कि ऐसे सारी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, गॉट इट। तो उससे आपके माइंड पर इन्फ्लुएंस बनता है। और जो ये तो बात आपको पहले से पता होगी कि जो इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है, वैसे ही उसके थॉट्स हो जाते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपका पास्ट है वो आपको उससे किस तरीके से सीखना चाहिए, आगे वो डिस्कस करते हैं कि पास्ट को सीखने का एक अच्छा तरीका है बुक्स पढ़िए, ठीक है। उन्होंने स्कॉलर्स को मोटिवेट किया कि बुक्स पढ़ा करिए, लेकिन बुक्स कैसे पढ़ा करिए वो भी बताया। उन्होंने कहा कि बुक्स हमारे माइंड को एजुकेट करती हैं, लेकिन कोई भी रचनाकार यानी जो बुक्स लिखता है परफेक्ट नहीं होता। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हर तरीके की बुक नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई हर क्रिएशन यानी बुक का लिखने वाला परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और जो पास्ट जनरेशन की बुक है ज़रूरी नहीं कि वो आपके न्यू जनरेशन के लिए भी सही हो। कहने का मतलब उनका यह था कि बुक्स आप कोई सी भी पढ़िए, लेकिन उसको समझ के पढ़िए, ठीक है। स्कॉलर को अपना ट्रेडिशन बुक्स के हिसाब से अपने ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि जो पढ़ा उसके ओपिनियंस को, प्रिंसिपल्स को मान के बैठ गए, नहीं। अब स्कॉलर शुड अलाउ देम टू रूल, नॉट अलाउ देम टू रूल ओवर हिज माइंड, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो अपने माइंड पर उसको रूल नहीं करने दो, ठीक है। स्कॉलर मस्ट हैव अ क्रिएशन रीडिंग, यानी कि आप जो पढ़िए उसको क्रिएटिवली सोचिए कि अगर हम इसको अगर ओन करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये उन्होंने बताना चाहा, ठीक है, ओके। और उन्होंने एक बात और बोली कि जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उन्होंने उनके हिसाब से स्कॉलर हु रिजेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ होली बुक्स, इंस्टीट्यूशन, सेंस परसेप्शंस एंड रिलीजियस बिलीफ इज अ फ्री इंटेलेक्ट and that scholar shall work for originality in the field of literature। कहने का मतलब ये है कि वो बंदा जो लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहता है उसको ना ये सारे आइडियाज को दूर रख कर लिखना चाहिए, यानी कि रिलीजन से दूर रहे, सेंस परसेप्शंस मतलब कि जो परसेप्शन अपने यूज ना करे, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ को किनारे रख दे, इंस्टीट्यूशंस को किनारे कर दे, होली बुक्स का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि ओरिजिनल लिखो, मतलब जो आपने पढ़ लिया, जान लिया, सिर्फ वो उतना मत लिखो, अपने दिमाग से भी कुछ सोचो, ठीक है, ओके। तो यही बोला कि ही शैल नॉट इको और इमिटेट अ ग्रेट राइटर, यानी कि अगर कोई ऐसा फॉलो करेगा मेरी बात को तो वो इंसान क्या होगा, वो इको नहीं करेगा, मतलब वो वही नहीं लिखेगा जो उससे पहले कई लोग लिख चुके हैं। वो एक डिस्टिंक्ट और डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा लिटरेरी फिगर की तरह,
ओके, तो ये था पास्ट। अब हम बात करेंगे एक्शन, कि किस तरीके से उन्होंने बोला है कि एक्शन ज़रूरी है, यानी कि एक जो स्कॉलर होता है उस पर एक्शन का जो इन्फ्लुएंस है कैसे होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि केवल विचार करते रहिए और एक्शन ना लीजिए, ये भी खराब है। आपके थॉट्स आपने जब अच्छे कर लिए तो टाइम आने पर एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर इंसान मेनली पॉवर्टी झेल सकता है, हार्डशिप झेल सकता है, उसको उससे वो झेल झेल के वो स्कॉलर तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक इंसान कंप्लीट मैन तभी बनता है जब उसको एक्शन लेना आता हो, ठीक है। एक्शन लेकर ही वो एक्सपीरियंस हासिल करेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि एक्शन का भी यू नो एक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ अ स्कॉलर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अ स्कॉलर, कि एक स्कॉलर की ड्यूटीज़ उन्होंने क्या क्या बताई, कि स्कॉलर को क्या क्या करना चाहिए। तो दो तरीके की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। एक ड्यूटी उन्होंने बताई कि अपने लिए, ड्यूटी टू हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा बताया ड्यूटी टू अदर, दूसरों के लिए क्या करना चाहिए। अपने लिए तो इंसान को ये करना चाहिए कि पहला उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर खुद फर्म फेथ होना चाहिए कि येस यू कैन डू, आई कैन डू समथिंग, ठीक है। ओके, जिस तरीके से इंसान अगर अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ रियलाइजेशन नहीं लाएगा तो ना उसके अच्छे विचार हो पाएंगे, ना ही वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है। दूसरा बताया रिजेक्शन ऑफ वल्गर प्रोस्पैरिटी, और इसको वल्गर प्रोस्पैरिटी यानी कि प्रॉस्पर होने के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों को एजुकेशन जो है पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप कहते नहीं एक्सीलेंस को हासिल करो तो अपने आप पैसा आपके पीछे आएगा। तो एक्सीलेंस आपके पास होना चाहिए, आप पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं पढ़ो। तो वही ये भी बोल रहे हैं कि वल्गर प्रॉस्पेरिटी मतलब कि ऐसी टेंडेंसीज को ना फॉलो करो जिससे जो है सिर्फ शो ऑफ हो, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने। तीसरा बताया इंडिविजुअलिटी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ही द स्कॉलर मस्ट एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। और फॉर गिविंग अप द ओल्ड पाथ ऑफ फैशन, एजुकेशन एंड ओल्ड सोसाइटी एंड ओल्ड रिलीजन, ही हैज टू टेक द रोड ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि पुराने चीज़ों को छोड़कर उसको अपने से एक नया मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलिटी में रहना चाहिए, ठीक है। अपने सोल को खुद वो एलिवेट करे वर्ल्डली थॉट से के जाल से दूर करके, ठीक है। प्राइवेट कंसिडरेशन एक तरीके से उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया 3 पॉइंट कि सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, दूसरा रिजेक्शन ऑफ वल्गर प्रॉस्पेरिटी, एंड थर्ड इज इंडिविजुअलिटी। ओके, और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ड्यूटी टू अदर्स क्या होनी चाहिए। तो यानी दूसरों के प्रति उसकी जो ड्यूटी है वो ये होना चाहिए कि उसको हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। उसका जो फंक्शन होना चाहिए टू चीयर, टू रेज, टू गाइड अदर मैन, ठीक है। ओके, बाय शोइंग देम फैक्ट्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी जो आप सीख रहे हो, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस आए उससे क्या क्या फैक्ट्स आपने निकाले हैं वो दूसरों को बताइए, ठीक है। ओके, और हिज वर्क इज दैट ऑफ प्रिजर्विंग एंड कम्युनिकेटिंग हेरोइक सेंटिमेंट्स, नोबल बायोग्राफीज, मेलोडियस वर्सेस, कंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री। मतलब एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करिए कि जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव आप खुद छोड़ पाएं, करेक्ट। अपनी इंडिविजुअलिटी के जरिए आप ऐसा बनिए कि आप हमेशा लोगों को हेरोइक डीड से पहचाने जाएं, करेक्ट। तो ये एक तरीके से उन्होंने ड्यूटी टू अदर्स बताई, ठीक। और सब बताने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी लाइन बोली कि जब ऐसा हो जाओगे सब लोग मेरे कहने पर, तो एक ऐसा नेशन सामने बन के आएगा कि जिसमें हर इंसान खुद पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, बिलीव होगा। A nation man will for the first time exist because each believe himself inspired by the divine soul which also inspires all men, यानी कि हर इंसान खुद भी इंस्पायर्ड होगा और दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर्ड होंगे। ये तो बात हो गई द अमेरिकन स्कॉलर की। अब मेरे स्कॉलर जो उसको देख रहे हैं वो दूसरे स्कॉलर्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इस स्पीच पे अच्छे नोट्स बना पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।